wonderful session of Byju's classes. Byju's न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, इवोल्यूशन का एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। इवोल्यूशन शब्द का मतलब है टू अनरोल और टू अनफोल्ड और टू रिवील हिडन पोटेंशियल। इवॉल्व पॉपुलेशन करती है, कोई इंडिविजुअल इवॉल्व नहीं करता। ये बात आपको बताई थी मैंने कि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इवोल्यूशन? नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? इंडिविजुअल। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन? म्यूटेशन। द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय वेरिएशंस। ये छोटी छोटी बातें हैं जहां से क्वेश्चंस नीट एग्जाम में फ्रेम होते हैं, तो हमें इन सब बातों को याद रखना। और याद रखने का सिंपल तरीका है भाई, लिख लिख के याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गोल की तरफ फोकस रहिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जिंदगी में जीवन में कई तरह की डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, कुछ पर्सनल फैमिली रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, कुछ आपके सामाजिक रिश्ते, दोस्तों यारों के साथ जिस भी प्रकार की आपके संबंध हैं, वहां अगर हल्का सा भी कोई मनमुटाव आपका होता है तो भी पढ़ाई में असर पड़ता है। तो भाई हमें ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी है, क्योंकि हमारा मकसद है वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना। तो जब इतना ऊंचा ख्वाब है आपका, तो उसके लिए फिर एफर्ट्स तो करने ही होंगे। सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। याद है ना ये बात आपको? चलिए, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ज़ील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। कागज कलम तैयार रखेंगे ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साइंटिस्ट के नाम, ईयर ऑफ डिस्कवरी, किसने कौन सी किताब लिखी है, ये सारी चीजें आप नोट करते रहेंगे। चले मेरे राजा बेटा रानी बेटियां, इवोल्यूशन के सुहाने सफर को आगे बढ़ाने से पहले एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं। इवोल्यूशन शब्द का अर्थ हमने समझा, धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोपोएसिस, वो भी हमने समझा। लाइफ अब ओरिजिनेट नहीं कर रही, लाइफ अब इवॉल्व कर रही। इवोल्यूशन के इस विषय को लेकर के हमने थ्योरीज का जिक्र किया था। सबसे पहली थ्योरी जो हमने पढ़ी थी दैट वाज लमार्किज्म, जिसे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी कहते हैं। जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क। लमार्क ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दिए थे, जिनमें से एक मुख्य एग्जांपल जिसका हमेशा जिक्र होता है दैट इज द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लमार्क ने क्या कहा था भाई? जिराफ हैज एक्वायर्ड लॉन्ग नेक ड्यू टू कांस्टेंट स्ट्रेचिंग ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी जनरेशंस। बहुत पहले जो जिराफ हुआ करते थे वो छोटे छोटे थे, जमीन की घास ही खाया करते थे। धीरे धीरे जब उस एरिया में जनसंख्या बढ़ने लगी, जिराफ की फूड के लिए कंपटीशन बढ़ा और जानवर भी आए होंगे उस एरिया में, है ना? तो भाई एफर्ट करना पड़ा, अगर जिंदा रहना है तो एफर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस। तो जिराफ ने अपनी गर्दन ऐसे ऊपर उठा के पेड़ों की टहनियों से जो पत्तियां लटक रही थी उन्हें खाने का प्रयत्न करा। तो भाई इस एक्सरसाइज के दौरान, इस गर्दन को खींचने की प्रक्रिया के दौरान गर्दन थोड़ी सी लंबी हो। अब लंबी गर्दन वाले जिराफ जब रिप्रोड्यूस करे तो उनकी अगली जनरेशन जो आई उसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी थी अपने पेरेंटल जनरेशन के कंपैरिजन। बाकी का एफर्ट उन्होंने करा अपने जीवन काल में, तो थोड़ी गर्दन और लंबी हो गई। ऐसा करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी जनरेशंस जिराफ हैज एक्वायर्ड लॉन्ग नेक। ये लमार्क का मानना था, ये सही नहीं है। इस तरीके से जिराफ की गर्दन लंबी नहीं हुई। डार्विन ने कहा था वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। लंबी, छोटी, ऊंची, नीची गर्दन वाले जिराफ या बाकी जानवर भी कह लीजिए, वो हमेशा से रहे होंगे। बदलते हुए वातावरण के अनुसार, बदलते हुए माहौल के अनुसार जो इंडिविजुअल्स बेस्ट सूटेड हैं उन एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए, उनके सक्सेसफुली फीड और ब्रीड करने के चांसेस दूसरों से ज्यादा। तो लमार्क की दी हुई थ्योरी में कुछ बातें गलत थी, लमार्क का क्रिटिसिज्म भी हुआ। ऑगस्ट विस्मन का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी है बताइए, चलिए जल्दी से मुझे बताइए, ऑगस्ट विस्मन ने कौन सी थ्योरी दी है? वो एक्सपेरिमेंट करा था ना उन्होंने, चूहे की पूंछ को काटा था, कई जनरेशन तक उन्हें आपस में ब्रीड कराया था। फिर जो जनरेशन हुई चूहों की, उनकी पूंछ काट दी, उन्हें ब्रीड कराया। उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। उन्होंने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है हमारे शरीर का, वो दो तरह का होता है, सोमेटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है और जर्मप्लाज्म जर्मिनल सेल्स में पाया जाता है। केवल वही बदलाव, केवल वही चेंजेस अगली जनरेशन में जाते हैं जो कि जर्मिनल सेल्स में होते हैं। ओनली जर्मिनल चेंजेस आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये विस्मन का कहना था। लमार्किज्म की कमियों को दूर करते हुए धीरे धीरे जो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लमार्किज्म आया, उसे हम किस नाम से जानते हैं? नियो लमार्किज्म। ठीक है, ये था लमार्किज्म। रिवाइज करा दिया ना, चलो गुड। फिर हमने एक और थ्योरी पढ़ी थी, दैट वाज डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। द थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन द बुक, नाम याद है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और लमार्क की थ्योरी कौन सी किताब में पब्लिश हुई थी? फिलॉसफी जूलॉजी की। सो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बोर्न इन श्रूसबेरी इन इंग्लैंड। स्टोरी याद है आपको सारी? एचएमएस बीगल नाम के एक शिप पे डार्विन को ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था कि वो पूरे विश्व का भ्रमण करेंगे। और जर्नी जो थी, इनिशियली इट वाज प्लान्ड फॉर 2 years बट इट लास्टेड फॉर 5 years। याद है जी? राइट, 1831 से लेकर के 1836 तक ये यात्रा उनकी चली थी। उनकी यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो जगह रही, दैट वाज कौन से आइलैंड्स थे वो? कम ऑन क्विकली टेल मी, कौन से आइलैंड्स थे जो साउथ अमेरिका के ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका 960 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन साउथ अमेरिकन मेनलैंड? याद है कौन से आइलैंड्स? यस, यू गॉट इट राइट, गैलापागोस आइलैंड्स। गैलापागोस स्पेनिश भाषा का शब्द है। गैलापागोस मींस जॉइंट टॉर्टॉइस। डार्विन गैलापागोस आइलैंड्स में पहुंचे थे 1835 में एंड ही नियरली स्पेंट 1 month here। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड्स को कहा था लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन। गैलापागोस आइलैंड्स पर उन्होंने बहुत विचित्र किस्म के जानवर देखे, बड़े बड़े कछुए, बहुत बड़ी बड़ी छिपकलियां, इग्वानास, लिजर्ड्स जो हैं, मैरीन एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। अच्छा मुझे बताइए, डार्विन को नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया कौन से जानवर से मिला था जिनकी चोंच अलग अलग तरह की, मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट? कैन यू नेम दोस एनिमल्स?
Yes, finches. And the finches were later on called as designated as Darwin's finches by Dr. David Lack 1947. तो finches से उन्हें आइडिया मिला था नेचुरल सिलेक्शन का. डार्विन 1836 में जब वापस लौटे, he secretly started writing his research papers by the title Problem of Species, right? शुरुआत का नाम था Problem of Species. बाद में पुस्तक का नाम बदला गया Origin of Species, right? डार्विन बड़े इंट्रोवर्ट थे, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते थे और शायद यही कारण रहा कि डार्विन की दी गई थ्योरी में कुछ कमियां रह गई, कुछ गलतियां भी रह गई. डार्विन ने मुख्य रूप से क्या कहा? उनकी थ्योरी के अगर हम पॉइंट्स याद करें, एक पॉइंट था भाई ओवर प्रोडक्शन. Organisms have enormous ability to reproduce. और अगर इस बात के ऊपर कोई चेक या कंट्रोल नहीं हो तो उनकी जनसंख्या बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. राइट. सेकंड पॉइंट था लिमिटेड रिसोर्सेज, फूड सप्लाई, शेल्टर एटसेट्रा. ये चीजें लिमिटेड है. अब लिमिटेड है अगर चीजें तो स्वाभाविक सी बात है उन चीजों को पाने के लिए स्ट्रगल भी होगा. स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस. तीन तरह का स्ट्रगल मैंने आपको समझाया. इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल यानी स्ट्रगल अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज फॉर फूड, शेल्टर, मेटिंग पार्टनर. कैनिबलिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल. दूसरा था इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, स्ट्रगल अमंग मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फॉर फूड एंड शेल्टर. मीटिंग पार्टनर के लिए डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर आपस में स्ट्रगल नहीं करेंगे. तीसरे स्ट्रगल का हमने जिक्र किया था एनवायरमेंटल स्ट्रगल, स्ट्रगल विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेंपरेचर, मॉइस्चर, फोटोपीरियड. राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट था वेरिएशंस. डार्विन को जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं, यही कारण रहा कि वो अपनी थ्योरी में कुछ बातें गलत कह गए. बाद में उनका सुधार किया गया. न्यू डार्विनिज्म भी हम पढ़े. डार्विन के अनुसार नो टू इंडिविजुअल्स आर एक्जैक्टली अलाइक एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स. वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन. राइट. फिर उन्होंने कहा भाई नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म किसने दिया है? टेल मी. सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर. डार्विन ने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन नेचर का एक फोर्स है व्हिच इज ऑपरेटिंग इन अ पॉपुलेशन एंड इट इज सिलेक्टिंग दोस इंडिविजुअल्स व्हिच आर बेटर एडजस्टेड टू एनवायरनमेंट. लगातार नेचर का ये फोर्स ऑपरेट कर रहा है और उन इंडिविजुअल्स को सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग के बेटर चांसेस दे रहा है जो कि एनवायरनमेंट के साथ बेटर एडजस्टेड है. जो बेटर एडजस्टेड नहीं है वो सबके सब मर नहीं जाएंगे, वो भी रहेंगे जिंदा, उनकी संख्या कम होगी. बिकॉज हमें नहीं पता आगे आने वाला एनवायरनमेंट किस प्रकार से बदले और वो इंडिविजुअल्स जो आज अनफिट है भविष्य में जाकर के वो फिट साबित हो जाए. दैट इज द रीजन नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट. ठीक है जी. ये डार्विनिज्म की मुख्य बातें थी. इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस. उन्होंने कहा कि भाई जो फायदे वाली वेरिएशंस होती हैं वो अगली जनरेशन में जाती हैं. यहां वो थोड़ी सी गलती कर गए. हमेशा यूजफुल वेरिएशंस अगली जनरेशन में जाएं ये जरूरी नहीं होता. किसी भी प्रकार का वेरिएशन अगली जनरेशन में जा सकता है. ठीक है जी. डार्विनिज्म की रिवाइज करा दिया मैंने. आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि डार्विनिज्म की क्या-क्या कमियां थी, किस प्रकार से डार्विनिज्म की कमियों को धीरे-धीरे समय के साथ दूर किया गया और करंटली हम कौन सा कांसेप्ट फॉलो कर रहे हैं इवोल्यूशन जैसी प्रक्रिया को समझने के. चलो एक बार पढ़ लेते हैं. स्क्रीन पे क्या है हमारे पास? देखो इवोल्यूशन को एक स्टोरी की तरह जब हम सुनते हैं ना किसी दूसरे से तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और अच्छे से चीजें याद भी होती है. यही तरीका होता है अच्छे ढंग से पढ़ाई करने का एंड दैट इज व्हाट वी ऑल आर डिटरमिन्ड फॉर. चलो देखो प्यारी सी फिंच बनाई हुई है, ये इतनी सुंदर सी फिंच. नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस in which organisms better adapted to their environment. किन दो कामों के लिए बेहतर अडेप्टेड होने? याद रखनी है ये बात. जानवरों के अपने जीवन काल में केवल दो ही मकसद हैं, that is successful feeding and successful breeding. ठीक है जी? Right? So those ones which are better adapted to their environment, they tend to survive and produce more offspring. डार्विन के अनुसार fitness is ultimately referring to reproductive fitness. Then डार्विनिज्म में ही अब एक और स्टोरी ऐड करते हैं. अल्फ्रेड रसल वेलेस. इंपॉर्टेंट. ये नाम आप लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए अल्फ्रेड रसल वेलेस. शॉर्ट में AR वेलेस भी लिखा होता है कई जगहों पे. आप पुराने क्वेश्चंस उठा के देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है AFMC ने. दैट इज फॉरगॉटन इवोल्यूशनिस्ट के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? फॉरगॉटन इवोल्यूशनिस्ट, जिन्हें भूल ही गए हैं आप. फॉरगॉटन इवोल्यूशनिस्ट अल्फ्रेड रसल वेलेस. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम इन्हें फॉरगॉटन इवोल्यूशनिस्ट क्यों कहते हैं. सुनिएगा मेरी बात ध्यान से. 1836 में डार्विन अपनी उस यात्रा से HMS बीगल शिप से वापस लौट आए and he secretly started writing his research papers. किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे. एक दिन उन्हें अल्फ्रेड रसल वेलेस के द्वारा लिखे गए कुछ रिसर्च पेपर्स प्राप्त हुए जिनका टाइटल था On the Tendencies of Varieties to Depart Indefinitely from Original Type. घबराना नहीं इस टाइटल से, नाम लिखा होगा आगे. अल्फ्रेड रसल वेलेस ने बाय पोस्ट उन्हें कुछ रिसर्च पेपर्स भेजे. अभी अल्फ्रेड रसल वेलेस कौन थे? ये भी एक इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जो स्टडी कर रहे थे मलय आर्चिपेलागो. मलय रीजन उस समय आजकल के इंडोनेशिया और मलेशिया को कहा जाता था. पुरानी बातें करने हम. आर्चिपेलागो इज अ ह्यूज ज्योग्राफिकल एरिया. तो अल्फ्रेड रसल वेलेस ने मलय आर्चिपेलागो का स्टडी करा, वहां का फ्लोरा एंड फौना, और उन्होंने जो बातें लिखी वो भी लगभग सेम थी जो डार्विन कह रहे थे अपनी उस रिसर्च पेपर्स में प्रॉब्लम ऑफ स्पीशीज में. अब डार्विन ने जब वो बातें पढ़ी तो बड़े हैरान हुए कि भाई दुनिया के एक दूसरे कोने में बैठा एक वैज्ञानिक वो भी लगभग सेम बातें कह रहा है इवोल्यूशन के बारे में जो मैं कह रहा हूं. ठीक है जी. ये किताब है जो लिखी गई थी वेलेस के द्वारा. अब सुनो, अब ध्यान रखने पॉइंट नंबर 1 ईयर याद रखना. 1858. रिमेंबर डार्विन वापस कब लौटे? 1836 है ना. ये 1858 की बात. इन 1858 डार्विन रिसीव्ड फ्यू रिसर्च पेपर्स. किसके द्वारा लिखे गए? AR वेलेस के द्वारा. ठीक है. ईयर 1858 डार्विन ने रिसीव करे रिसर्च पेपर्स AR वेलेस के द्वारा लिखे गए. और टाइटल क्या था उन पेपर्स का? सुनिए. ऑन द टेंडेंसीज of varieties to depart indefinitely from the original type. This is important.
दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन तब आपको रेलेवेंट लगेगी कि ये सवाल तो पूछे गए हैं पहले, ठीक है। सो डार्विन ने वो पढ़े, पढ़ करके थोड़ा शॉक भी हुए, ठीक है जी। पहले देखते हैं कि वेलिस ने क्या स्टडी किया। वेलिस स्टडीड फ्लोरा एंड फौना ऑफ मलय आर्चिपेलागो, यानी प्रेजेंट डे इंडोनेशिया एंड मलेशिया। डार्विन ने वो रिसर्च पेपर्स अपने दो फ्रेंड्स को दिखाए, जोसेफ डाल्टन हुकर एंड चार्ल्स लिल। उन दोनों ने कहा कि भाई वेलिस की लिखी हुई ये बातें तो सब सही है, एंड डार्विन आप भी इतने समय से सेम चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, नाउ दिस इज हाई टाइम दैट यू शुड कम आउट ऑफ योर रूम एंड अपनी रिसर्च को पब्लिक कर दीजिए। साइंटिफिक सोसाइटी के पास जाकर के, उस समय लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन हुआ करती थी, कि भाई आप वहां पे जाके अपने पेपर प्रेजेंट कर दीजिए, सारी दुनिया भर के साइंटिस्ट को निमंत्रण भेजिए, सब लोग आएंगे और अपना रिसर्च पढ़ के सबको सुना दीजिए। अगर आपसे पहले वेलिस ने ये काम कर दिया तो फिर सारा क्रेडिट वेलिस को मिल जाएगा, ठीक है। सो डार्विन को एडवाइस किन्होंने किया था रिसर्च पेपर्स को पब्लिक करने के लिए, ध्यान रखिएगा, डार्विन्स फ्रेंड्स जोसेफ डाल्टन हुकर एंड चार्ल्स लिल। चार्ल्स लिल वही है जिनके द्वारा लिखी गई किताब प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी डार्विन अपने साथ ले गए थे उस यात्रा के दौरान, याद है ना, चार्ल्स लिल बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी वाली बुक। सो डार्विन्स फ्रेंड्स जोसेफ डाल्टन हुकर एंड चार्ल्स लिल advised Darwin to present his research papers publicly। तो डार्विन ने उनकी बात सुनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने जोसेफ डाल्टन हुकर एंड चार्ल्स लिल ने वो पेपर्स वहां तक पहुंचाए, तो डार्विन वहां पहुंचे नहीं, ना ही वेलिस वहां पे आए, वेलिस को भी निमंत्रण भेजा गया। सो ना डार्विन पहुंचे उस सभा में, ना वेलिस पहुंचे, एंड देयर रिसर्च पेपर्स वर जॉइंटली रेड बाय हुकर एंड लिल। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन भी बहुत पहले एग्जाम्स में पूछा गया है कि किसने पेपर प्रेजेंट किए थे लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने। सो सुनिए बेटा, आप जिक्र आ रहा है हुकर एंड लिल का, हेडिंग दे लीजिए हुकर एंड लिल। Hooker and Lill arranged paper presentation for Darwin and Wallace in front of Linnean Society of London, but unfortunately both authors did not appear। ना डार्विन वहां आए ना वेलिस वहां पे आए, तो उनके बिहाफ पे the papers were jointly read by Hooker and Lill। This question has been asked in previous years exams। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है जी, नीट में नहीं, पहले अलग अलग एग्जाम्स होते थे, एआईपीएमटी, डीपीएमटी, यूपीसीपीएमटी, एएफएमसी, जिपमेर, एम्स। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो प्रीवियस ईयर में एक्सक्लूसिवली नीट वाले क्वेश्चन तो बहुत कम ईयर्स के मिलेंगे आपको। नीट को शुरू में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, पहले हर स्टेट का अपना अलग एग्जाम होता था, एआईपीएमटी अलग एग्जाम होता था। तो जो भी आप किताबों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे वहां पे आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो कि भाई हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, इसलिए हम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अपने लेक्चर्स में देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Darwin's papers were more detailed and with better evidences, so he got more credit। अब सुनिए, भाई बातें तो वेलिस ने भी सेम करी, लेकिन डार्विन के पेपर्स जो थे, जो कि हुकर एंड लिल ने पढ़ के सुनाए, वो ज्यादा डिटेल्ड थे, ज्यादा एविडेंसेस उन्होंने दी थी साथ में, सो डार्विन को ज्यादा क्रेडिट मिला उस चीज का, इसीलिए वेलिस को फॉरगॉटन इवोल्यूशनिस्ट भी हम कह देते हैं, ठीक है जी। सो फाइनली डार्विन ने अपनी जो किताब है, कौन सी बुक, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, वो पब्लिश करी 1859 में, नवंबर 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब पब्लिश हुई थी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये याद रखना है, नवंबर 1859 में डार्विन published his theory of natural selection। Theory का नाम है theory of natural selection in the book Origin of Species। Now this theory of natural selection, it is the most important theory of general biology and it has been jointly proposed by Darwin and Wallace। लेकिन ज्यादा क्रेडिट हम डार्विन को दे देते हैं। So अगर पूछा जाए theory of natural selection, ये जो theory है theory of natural selection, it has been jointly proposed, ध्यान रखिएगा ये बात इंपॉर्टेंट है, by Darwin and Wallace, jointly proposed by Darwin and Wallace, याद रहेगा, ठीक है। जब ये किताब आई मार्केट में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, बहुत क्रिटिसिज्म डार्विन को फेस करना पड़ा। उस समय चर्च का बहुत दबदबा, कोई भी बातें अगर आप कह रहे हैं जो रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट जा रही हैं, सो देन डेफिनेटली आपको उसका, कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। फिर बहुत सारी किताबें जला दी गई डार्विन, उनके पोस्टर्स फाड़ दिए गए, बहुत अपमानित किया गया उन्हें कि डार्विन आप भी कैसे कह सकते हैं दैट ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज आर रिलेटेड। इंसान, ह्यूमंस तो वी आर एट द टॉप मोस्ट ऑफ द इवोल्यूशनरी ट्री, हमें तो उस भगवान ने, उस परमात्मा ने बनाया है, और आप कह रहे हैं कि हम चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, ओरंगुटन्स के साथ रिलेटेड है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग इस बात को समझने लगे और कबूल करने लगे कि वाकई ही डार्विन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ठीक है ना। डार्विन की इस थ्योरी में भी कई कमियां थी, एकदम से सारी बातें तो सही नहीं। तो अब आपके सामने स्क्रीन पे क्या लिखा है, ड्रॉबैक्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्या क्या कमियां रही उसमें। देखिए, द मेन ड्रॉबैक ऑफ द थ्योरी वाज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स। डार्विन को वेरिएशंस का पता तो था, उन्होंने वेरिएशंस के लिए टर्म यूज किया था स्पोर्ट्स, म्यूटेंट्स जो थे उनको स्पोर्ट्स कहा था उन्होंने, SPORTS, बट ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। ये वैरायटी का सोर्स क्या है वो नहीं समझ पाए थे। कैरेक्टर्स कैसे अगली जनरेशन में इनहेरिट होते हैं वो ये नहीं समझ पाए। याद है उन्होंने थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस भी दिया था, that every part of the body is producing a factor called pan gene or gamule, which is released into blood and it goes to reproductive organs and then it is passed on to the next generation to reproductive organs। याद है क्या नाम था थ्योरी का, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। पैनस्पर्मिया से कंफ्यूज मत करना, वो आर्हेनियस एंड विक्टर की दी हुई थ्योरी है। सो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस डार्विन ने दी थी टू एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स टू नेक्स्ट जनरेशन, बट इट इज कंप्लीटली डिस्कार्डेड। ये बिल्कुल गलत है, तो मतलब वो हेरिडिटी, जेनेटिक्स के कांसेप्ट्स नहीं समझ पाए थे। हालांकि उस समय मेंडल का काम भी हो रखा था, या कह लीजिएगा, है ना, ग्रेगोर जॉन मेंडल की प्लांट, लेकिन वहां अपनी लिमिटेशंस थी, पूरी दुनिया तक मेंडल की आवाज पहुंच नहीं पाई थी कई कारणों से, वो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था, ठीक है जी। चलो अब वन बाय वन ये पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के। पहला पॉइंट, हाउ द वेरिएशंस वर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। Darwin's theory does not explain the transmission of characters to next generation। हालांकि उन्होंने theory of pangenesis दी जो कि completely discarded। Second,
लैक ऑफ नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। वही बात आ जाती है घूमते फिरते। हाउ द फिट वैरायटी अराइव्ड वाज नॉट एक्सप्लेन्ड, मतलब ओरिजिन ऑफ वेरिएशन। एक तो डार्विन फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन व्हिच इज एक्चुअली म्यूटेशन। Though he knew about mutants, he used the term spores for mutations. ये ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं डार्विन ने म्यूटेशंस के लिए क्या टर्म यूज किया था, spores, but he said that these are of no evolutionary significance. Now so, डार्विन की थ्योरी ये तो एक्सप्लेन करती है, the theory explains survival of the fittest, but it fails to explain arrival of the fittest. डार्विन की थ्योरी एक्सप्लेन करती है, the theory explains, आप लिख लेंगे ये पॉइंट, theory explains survival of fittest, जो बेहतर है, जो फिट है वो जिंदा रहेगा, but it fails to explain अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो आया कहां से, वो अलग क्यों है, मतलब ओरिजिन ऑफ वेरिएशन। ये अराइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए ही टर्म यूज किया गया है। द थ्योरी fails to explain अराइवल ऑफ फिटेस्ट, इट एक्सप्लेन्स सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। देखो सर्वाइवल अराइवल ध्यान रखना दोनों बात, ठीक है जी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इस थ्योरी के द्वारा वेस्टिजियल ऑर्गन्स की प्रेजेंस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। डार्विन ने कहा था दैट ओनली फेवरेबल वेरिएशंस आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना, यही कहा था। तो फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों प्रेजेंट, हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स पढ़ेंगे आगे अभी। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं which were functional in the past but are non functional now or maybe functional but in some other related forms। जैसे हमारे थर्ड आईलिड है, nictitating membrane वेस्टिजियल है, बॉडी हेयर वेस्टिजियल माना जाता है, कैनाइन टीथ वेस्टिजियल माने जाते हैं, एंड थर्ड मोलर विजडम टूथ वेस्टिजियल माना जाता है। सो लोगों ने कहा कि भाई डार्विन आप कह रहे हैं केवल बेहतर कैरेक्टर फेवरेबल वेरिएशंस अगली जनरेशन में जाती हैं, तो फिर ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों है? बात सही है, डार्विनिज्म से एक्सप्लेन नहीं होता। एक और चीज जो डार्विनिज्म से एक्सप्लेन नहीं होती है, प्रेजेंस ऑफ ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स सच एज एंटलर्स ऑफ डियर, टस्क्स ऑफ एलिफेंट्स। ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, तारासिंगा देखा आपने, है ना, डैगन या डियर, कितने बड़े-बड़े सींग होते हैं उनके। भाई इतने ओवर स्पेशलाइज्ड सींग होने का क्या फायदा? ये तो उस एनिमल के लिए मुसीबत बन सकते हैं, कभी जंगल में दौड़ना पड़े किसी प्रेडेटर से बच के, तो झाड़ियों में सींग फंस जाएंगे और वो जानवर मर सकता है। तो एक ऐसा कैरेक्टर उस एनिमल में क्यों है? नेचर ने एक ऐसे कैरेक्टर को बढ़ावा क्यों दिया जो किसी फायदे का नहीं है बल्कि मुसीबत बन सकता है? ऐसे ही हाथी के वो जो लंबे-लंबे दांत हैं, टस्क्स जो हैं, मॉडिफाइड अपर इंसिसस जो हैं, वो किस लिए, उनका क्या फायदा है? ये भी डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन से एक्सप्लेन नहीं होता, ठीक है जी। सो डार्विन ने क्या कहा, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ दीस ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, डार्विन गेव थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। इंपॉर्टेंट, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं हो सकती। सो डार्विन ने सेक्सुअल सिलेक्शन का ये कंसेप्ट दिया, ठीक है, सिलेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये रहा। डार्विन ने ये कहा कि भाई हर बात के पीछे नेचुरल सिलेक्शन का कारण ही मत ढूंढिए, कई और फैक्टर्स भी होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली रीजन फॉर इवोल्यूशन, देयर आर सम अदर रीजंस आल्सो, जो कि सारे के सारे मुझे नहीं पता, ये कहा था। अब उन्होंने कहा कि ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो है ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं सेक्सुअल सिलेक्शन के आधार पे। गौर से सुनिएगा, ये सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है। He said that the members of a species, the male and the female members of a species, themselves decide कि उन्हें ऑपोजिट पार्टनर में कौन सा कैरेक्टर बेहतर लगता है। एक फीमेल डियर जो है एक मेल डियर की तरफ अट्रैक्ट होगी, है ना। जिस मेल में ज्यादा इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स, इलैबोरेटिव, ब्यूटीफुल, डोमिनेंट फीचर्स होंगे, फीमेल उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगी, है ना, ताकि जब वो उसके साथ मेट करे, पॉपुलेट करे, तो अगली जनरेशन में वो बेहतर कैरेक्टर जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो। सो फीमेल विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट मेल हु इज मोर डोमिनेंट, हैविंग अ पावरफुल पोजीशन इन द सोसाइटी, राइट। who is having more elaborative features। जैसे अगर आप बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स में जो मेल बर्ड्स हैं वो ज्यादा सुंदर है, ज्यादा उनके पास कलरफुल प्लूमेज है। मोर के पंख आप देखिए, मोरनी जो है, पीहन जो है, वो उतनी सुंदर नहीं होती। वही एनिमल किंगडम में आप ये चीज देखेंगे, इट इज द मेल एनिमल व्हिच इज मोर ब्यूटीफुल, व्हिच हैज मोर एलाबोरेटेड, कॉम्प्लेक्स फीचर्स, मोर अट्रैक्टिव फीचर्स। बट लेट मी टेल यू, जैसे जैसे ये इवोल्यूशन ह्यूमंस तक पहुंचा, बातें कुछ रिवर्स होती गई। ह्यूमंस में वैसे फीमेल इज मोर ब्यूटीफुल, शी हैज मोर ब्यूटीफुल फीचर्स, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ है ये भी हम जानेंगे, ठीक है जी। मैं जानवरों की बात बता रहा हूं फिलहाल। सो डार्विन ने कहा कि जो आप ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, ये नेचुरल सिलेक्शन के आधार पे एक्सप्लेन नहीं हो सकता, ये सेक्सुअल सिलेक्शन के आधार पे एक्सप्लेन होगा कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज के मेंबर्स ने, मेल एंड फीमेल ने स्वयं ये डिसाइड कर रखा है कि उन्हें ऑपोजिट पार्टनर में कौन सा फीचर ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। इज इट क्लियर? इसीलिए वो फीचर आगे बढ़ता जा रहा है। गॉट इट? राइट, चलो आगे बढ़े। डार्विनिज्म का क्रिटिसिज्म हम पढ़ रहे हैं। डार्विन ने वेरिएशंस को स्लो, स्मॉल एंड कॉन्टिन्यूस माना। उन्होंने कहा कि जो वेरिएशंस हैं दे वेरी स्लो, बहुत धीमी प्रक्रिया है, ये छोटे-छोटे वेरिएशंस ही होते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है यहाँ पे कि एक पेरेंटल जनरेशन है और उनके नेक्स्ट जनरेशन जो है, उनके बच्चे जो होंगे, उनमें वेरिएशंस आएगी, परंतु वो पेरेंटल जनरेशन के आसपास ही रहेगा वो वेरिएशन। अगर पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्शन ऐसा है जैसा आपका हमारा इंडियन कॉम्प्लेक्शन जिसे कहते हैं, तो बच्चों का जो है कॉम्प्लेक्शन वो लगभग पेरेंट्स के आसपास होगा, उनमें से किसी होगा, वो कोई ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं हो सकता। ये डार्विन का मानना था। सो ही कंसीडर्ड वेरिएशंस एज स्लो, स्मॉल, कॉन्टिन्यूस, राइट। एक और बात उन्होंने कहा था, इनहेरिटेंस ऑफ केवल यूजफुल वेरिएशंस होता है, ऐसे नहीं होता। चाहे कोई नॉन यूजफुल वेरिएशन है वो भी अगली जनरेशन में जाएगा, कोई नेगेटिव वेरिएशन है वो भी अगली जनरेशन में जाएगा। इनहेरिटेंस ये नहीं देखेगा कि किस वेरिएशन को अगली जनरेशन में ले जाना है और किसे नहीं ले जाना है। सो ऑल इन ऑल नतीजा ये निकलता है कि डार्विन ने इवोल्यूशन का कंसेप्ट तो दे दिया सही, परंतु जो गलतियां हुई वो किस कारण से हो गई कि उन्हें जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं, राइट। एनी वेरिएशन विदाउट अ जेनेटिक बेस इज ऑफ नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। एक जेनेटिक आधार होना जरूरी है और इसके लिए जेनेटिक्स का ज्ञान होना जरूरी। तो हम पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि अब करंट कंसेप्ट में हम जेनेटिक्स की नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं इवोल्यूशन को समझने के लिए। डार्विन ने केवल एक ही किताब नहीं लिखी है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। हेडिंग दीजिए,
बुक्स रिटन बाय डार्विन, और भी कई किताबें हैं, कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नंबर 1, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन एनिमल्स, क्या जानवरों के भी इमोशन होते हैं? सेकंड, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे आपने पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ा है ना, वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में पढ़ा है, सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पे किताब लिखी है। ये वाली मशहूर है किताब, वेरिएशंस अंडर डोमेस्टिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रख लीजिएगा। अनदर, डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। दो याद रख लीजिएगा, काफी है। सो मैं आपको बता रहा हूं, अदर बुक्स बाय डार्विन, अदर देन व्हाट, अदर देन दिस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नंबर 1 इज expression of emotions in animals, number 2 is insectivorous plants, number 3 is variations under domestication, and then number 4 descent of man and selection in relation to sex. डार्विन ने कुछ और थ्योरीज भी दी हैं, जिसमें से ये तो मैंने अभी बताई, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, ये भी बता दी थी, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, इसके अलावा थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन तो नेचर कर रहा है, एक और प्रक्रिया भी है, दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। डार्विन ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि भाई डॉग्स की भी तो अलग अलग वैरायटीज हैं, आप जानते हैं लैब्राडोर है, पिटबुल है, लॉट मेनी वैरायटीज। ये इंसान ने बनाई कैसे? एक ब्रीड को, एक वैरायटी को दूसरे के साथ क्रॉस ब्रीड करा के नई वैरायटीज बनाई। तो डार्विन ने सोचा कि अगर ह्यूमन बीइंग्स अपना इंटरवेंशन करके, अपनी दखलंदाजी करके इतने कम समय में इतनी अलग अलग वैरायटीज बना सकते हैं डॉग्स की, तो नेचर इज एन ऑलमाइटी प्रोसेस, इतने हजारों सालों से ऑपरेट कर रहा है, तो इस तरह से उसने भी तो अलग अलग वैरायटीज बनाई होंगी, नेचुरल सिलेक्शन, समझा बात? डार्विन ने खुद भी कबूतर की, पिजन जो होते हैं ना, उनकी अलग अलग वैरायटीज बनाई फ्रॉम द रॉक पिजन, अलग अलग वैरायटीज में जैकोबिन, पाउटर, फैंटेल, ये डार्विन ने स्वयं बनाए थे। किससे? रॉक पिजन से। जो कबूतर आप नॉर्मली देखते हैं ना, देखा आपने पिजन, रॉक पिजन जो होता है, उससे डार्विन ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा के बनाया जैकोबिन, राइट? इसी से बना पाउटर, पाउट होता है इसमें से, पाउटर, और इसी से बना फैंटेल। तो कुछ पुराने एग्जाम्स में ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे, ये भी पूछा गया कि रॉक पिजन से जो पिजन की अलग अलग वैरायटीज थी, वो किसने बनाई? डार्विन। आप जानते हो कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन की और भी उदाहरण है। शिमला मिर्च देखिए आपने, बेल पेपर, शिमला मिर्च की कितनी सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं। मिर्च की इन जनरल अगर हम कहते हैं, आपने देखी है लाल मिर्च, हरी मिर्च, है ना, शिमला मिर्च के भी कितने सारे कलर्स हैं। सो पेपर की बहुत सारी वैरायटीज हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि गोभी जो है, गोभी खाते हैं ना, कॉलीफ्लावर, इसकी भी तो अलग अलग है। कैबेज देखी आपने, केल देखी होगी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये सब मस्टर्ड प्लांट जो है सरसों के पौधे से आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए बनी है। ऐसे हॉर्सेस की वैरायटीज भी हैं, डक्स की वैरायटी हैं, बहुत सारी हैं। सो नेचर के अलावा ह्यूमंस भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवा के अलग अलग वैरायटीज बना सकते हैं। सो आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज बाय ह्यूमंस, नेचुरल सिलेक्शन इज बाय नेचर। दोनों प्रक्रियाओं में फर्क है। अगर मैं नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन को कंपेयर करूं तो सुनिए, नेचुरल सिलेक्शन इज डन बाय नेचर ऑन अ लार्ज स्केल, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज डन बाय ह्यूमंस ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लैबोरेटरी। नेचुरल सिलेक्शन इज बाय नेचर ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू आउट द वर्ल्ड, नेचुरल सिलेक्शन इज अ स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसके नतीजे आने में समय लगेगा, हजारों साल लग सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नतीजे जल्दी ही आपके सामने होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में नेचर जो ट्रेट सिलेक्ट करेगा, बढ़ावा देने के लिए, वो किसके लिए फायदेमंद होगा? फॉर द स्पीशीज। इन नेचुरल सिलेक्शन द ट्रेट सिलेक्टेड इज बेनिफिशियल टू द स्पीशीज। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, वो तो हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। द ट्रेट सिलेक्टेड इज बेनिफिशियल टू ह्यूमंस। अगर आप ऐसी गाय भैंसों की वैरायटीज बना रहे हैं जो ज्यादा दूध देंगी, तो वो हमारे लिए फायदेमंद वाली बात है ना, हम एनिमल को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं उसमें, राइट? नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में पिजन का एग्जांपल दिया, डॉग्स का एग्जांपल दिया मैंने, इसके अलावा मैंने आपको गोभी का एग्जांपल भी दिया है आर्टिफिशियल सिलेक्शन में, ठीक है जी? पेपर का भी एग्जांपल दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। इन नवंबर 1859, देखिए डार्विनिज्म नहीं है, डार्विन पब्लिश्ड हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये ईयर याद रखना है, नवंबर 1859 में। देखो कब से कहानी शुरू हुई थी, 1831 में वो एचएमएस बीगल शिप पे गए थे, 1836 में लौटे थे। कितना समय लग गया फाइनली इस थ्योरी को पब्लिश होने। एक्चुअल नाम जो है किताब का काफी बड़ा है, ये बात भी बताई थी मैंने आपको। द एक्चुअल नेम ऑफ द बुक इज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट पॉइंट, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ जनरल बायोलॉजी एंड इट हैज बीन जॉइंटली प्रपोज्ड, ये बात ध्यान रखना, जॉइंटली प्रपोज हुई है बाय डार्विन एंड अल्फ्रेड रसल वेलिस, जिन्होंने मलय आर्चिपेलागो को स्टडी करा। वेलिस को को-वर्कर ऑफ डार्विन या फॉरगॉटन इवोल्यूशनिस्ट भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं लिख देता हूं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे वहां आपको मिलेंगे। को-वर्कर ऑफ डार्विन के नाम से किन्हें जाना जाता है, फॉरगॉटन इवोल्यूशनिस्ट के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड रसल वेलिस, राइट? समझ आया डार्विनिज्म? मजा आया सुनने में पूरी कहानी में, राइट? डार्विन का जन्म हुआ, स्कॉटलैंड भेजा गया मेडिकल स्कूल में, मेडिकल साइंस में उनका इंटरेस्ट नहीं था, वापस लौटे, ज्यादातर समय अपना हेंसलो के साथ बिताते थे। डार्विन को लोग इस नाम से भी जानते थे ना, मैन हु वॉक्स विद हेंसलो। हेंसलो अरेंज्ड अ ट्रिप फॉर हिम इन द शिप HMS बीगल एज एन अनपेड नेचुरलिस्ट। 1831 से 1836 तक की इस यात्रा में बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी। गैलापागोस आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे, फिंचेस से उन्हें आइडिया मिला नेचुरल सिलेक्शन का। चार्ल्स लिन के द्वारा लिखी गई किताब प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी से बहुत इंप्रेस हुए, वापस लौटे और अपना रिसर्च सीक्रेटली लिखना शुरू करा बाय द टाइटल प्रॉब्लम ऑफ स्पीशीज, राइट? टी.आर. मैल्थस के द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल जो उन्होंने पढ़ा था, याद है आपको? कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली बट फूड सप्लाई इंक्रीजेस अरिथमेटिकली, है ना? थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, मैल्थस, टी.आर. मैल्थस, एन इकोनॉमिस्ट, उस कांसेप्ट से बड़े प्रभावित हुए, राइट? और फिर मलय आर्चिपेलागो पे लिखे गया जो कंप्लीट एक आर्टिकल था ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वैराइटीज टू डिपार्ट इनडेफिनिटली फ्रॉम ओरिजिनल टाइप, किसने लिखा? ए. वेलिस ने, ये पढ़ा उन्होंने।
अपने दो मित्रों को चार्ल्स लिलन, जोसेफ डाल्टन हुकर को वो रिसर्च पेपर्स दिखाए और उन्होंने कहा कि डार्विन जल्दी से आप अपनी इस रिसर्च को साइंटिफिक सोसाइटी जो है लंदन की वहां पे प्रस्तुत कर दीजिए। लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन उस समय हुआ करती थी, परंतु न डार्विन वहां पहुंचे, न वेलिस वहां पहुंचे। हुकर एंड लिल ने वो रिसर्च पेपर्स साइंटिफिक कम्युनिटी को पढ़ के सुनाए। डार्विन्स पेपर्स वर मोर डिटेल्ड विद बेटर एविडेंसेस एंड डार्विन गॉट मोर क्रेडिट। बट प्लीज रिमेंबर दैट द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हैज बीन जॉइंटली प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलिस। वेलिस फॉरगॉटन इवोल्यूशनिस्ट, कोवर्कर ऑफ डार्विन। डार्विन की लिखी हुई और किताबें भी बताई आपको, डार्विन की दी गई और थ्योरीज भी बताई, क्रिटिसिज्म भी पढ़ लिया भाई हमने पूरा। चल अब आगे बढ़ सकते हैं। एक पॉजिटिविटी फील हो रही है, मजा आ रहा है इवोल्यूशन को समझने में। जो इवोल्यूशन आपने अभी तक जूनियर क्लासेस में पढ़ा था और जो इवोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं, दिमाग के कपाट खोल रहे हैं, यही होता है हमारे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे इन खूबसूरत ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्लाइड्स के द्वारा आप तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। आवाज हमारी है, आप हमें देख पा रहे हैं, परंतु इस लेक्चर को बनाने में बहुत बहुत एफर्ट चुका होता है। ऑलवेज बी थैंकफुल टू एवरी पर्सन, टू ईच एंड एवरी पर्सन, जिससे आपको कुछ सीखने को मिला, जो आपकी सफलता के लिए कहीं ना कहीं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट? समक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, किसी भी प्रकार से आपके सामने या आपके सामने ना होकर के। सो यू मस्ट हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। डेली प्रैक्टिस पेपर्स को भूलना नहीं है, डीपीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहना और भरोसा रखना अपने आप पर भी, उन पे भी। यस डेफिनेटली जो मेहनत हम कर रहे हैं ये सही दिशा में कर रहे हैं और डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होंगे। हम नेगेटिव सोचेंगे क्यों? जरूरत ही नहीं है नेगेटिव सोचने की, राइट? चलो, इज सिलेक्शन ऑलवेज नेचुरल? अभी भी मैंने बताया, आप कहेंगे नहीं सर आपने बता तो दिया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी तो होता है, राइट? सिलेक्शन हमेशा नेचुरल हो ये जरूरी नहीं होता। एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल लेते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बग्स। आपने अक्सर सुना होगा भाई, एंटीबायोटिक्स का सेवन हम कर रहे हैं, ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? बैक्टीरिया को मार डालती हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर करती हैं या बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती हैं। इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की जनसंख्या भी तो बढ़ जाएगी ना। मान लो हजारों बैक्टीरिया हमारे सामने है ना, एक ही बैक्टीरिया उसकी हजारों में जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। आप एंटीबायोटिक डालिए, सारे के सारे नहीं मरे, सारे के सारे नहीं मरे, कुछ ऑलरेडी बड़े स्मार्ट है। वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। वो रेजिस्टेंट वैरायटी बच जाएगी, फिर वो रिप्रोड्यूस करेंगे। बैक्टीरिया तो वैसे बड़ी तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो रेजिस्टेंट प्रोजेनी की संख्या बढ़ा दी। अब जो ओरिजिनल एंटीबायोटिक आप डाल रहे थे उससे नहीं मरे, फिर अब आप कोई नई एंटीबायोटिक ढूंढिए। तो यही होता है कि ह्यूमंस की इस इंटरवेंशन के कारण, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहते हैं इसे, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, राइट, रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप हो रही है, बड़ी तेजी से उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। एंटीबायोटिक का फुल कोर्स कहते हैं डॉक्टर हमेशा लीजिए, बीच में मत छोड़िएगा। मान लो आपको डॉक्टर ने 4 दिन की दवाई दी है कि भाई दिन में 2 बार आपको एंटीबायोटिक लेनी है, आप 2-3 दिन में ठीक हो गए, आपने चौथे दिन दवाई छोड़ दी, दैट इज रॉन्ग। रेजिस्टेंट वैरायटी के बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे उस केस में, ठीक है जी। पार्शियल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक आप यहां पे देख रहे हैं, अगर लिया गया है तो सारे के सारे बैक्टीरिया जो है हो सकता है ना मरे, जो बच गए हैं उनके और ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो यू कैन सी पार्शियल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जब लिया, एक बैक्टीरिया हमने ग्रीन कलर से दिखाया नॉर्मल और एक डिफरेंट कलर से दिखाया दैट इज रेजिस्टेंट। ये जब पार्शियल आप एंटीबायोटिक लेते हैं, इट इज रॉन्ग। एक तो एंटीबायोटिक्स कभी अपने आप नहीं लेनी चाहिए कि भाई ड्रग स्टोर पे गए, केमिस्ट से आपने ले ली एंटीबायोटिक्स और खा ली क्योंकि आपके किसी कजन ने सजेस्ट करा था, है ना, ऐसा नहीं करना। डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करके देंगे और जितने दिनों के लिए देंगे उतने दिन खाना जरूरी है दवाई। इज इट क्लियर जी? राइट, चलिए, वेरी गुड। सो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैंने आपको समझाया, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, है ना। ये रेजिस्टेंट वैरायटी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। इवन द एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं कीड़े मारने के लिए, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक्सेसिव यूज जो हम कर रहे हैं, दिस हैज रिजल्टेड इन द इवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसी को कहते हैं इवोल्यूशन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक इज रेफरिंग टू ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। अब आप देखिए, ये वाली एंटीबायोटिक आ गई इनके पास, ये वाले जो बैक्टीरिया हम तो नहीं, हम तो रेजिस्टेंट है इसके लिए, ठीक है जी, क्लियर है। चलो, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में एक और बात समझते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं जी इवोल्यूशन को, द चेंज इन इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो ट्रेट्स इनहेरिट करेंगे एक जनरेशन उससे अगली जनरेशन, अब इनमें बदलाव आता रहेगा ओवर सक्सेसिव जनरेशंस इन पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इवॉल्व क्या करती हैं? पॉपुलेशन। प्लीज रिमेंबर, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन, इट इज नॉट द इंडिविजुअल। आप या मैं इवॉल्व नहीं कर रहे, पॉपुलेशन से इवॉल्व कर रहे। ड्राइविंग फोर्स फॉर इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, राइट। नाउ अब सुनिए मेरी बात। डार्विनिज्म की कमियों को दूर करने के लिए धीरे धीरे कंसेप्ट आ गया न्यू डार्विनिज्म। Neo Darwinism is a modified version of Darwinism to remove its shortcomings. And धीरे धीरे, gradually, it has changed to modern synthetic theory of evolution. Neo Darwinism ही धीरे धीरे बदल गया modern synthetic theory of evolution में। अब ये modern synthetic theory of evolution एक दिन में नहीं दी गई, एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थ्योरी नहीं है। It has developed over a period of many years, and many different scientists have contributed to this modern synthetic theory. अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान अलग अलग समय पे दिया है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ह्यूगो डी व्रीज का। डी व्रीज का नाम सुनते ही आपको म्यूटेशन टर्म याद आता होगा। सो म्यूटेशन थ्योरी जो है वो ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दी गई है। डॉब्जेंस्की का अपना कंट्रीब्यूशन, डॉब्जेंस्की वर्कड ऑन ड्रोसोफिला पॉपुलेशन। डॉब्जेंस्की की एक हमेशा फेमस स्टेटमेंट आपको मैं बताता हूं, दैट इज, याद है आपको, फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय डॉब्जेंस्की, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। ये डॉब्जेंस्की ने कहा था। डॉब्जेंस्की ने एक किताब भी लिखी है, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। सिर्फ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन की, जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डॉब्जेंस्की, ठीक है। सो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज डाली है इस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में, जिससे फाइनली उभरती है थ्योरी बन पाई। इट इनकॉर्पोरेट्स द नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, अलग अलग क्षेत्रों की नॉलेज इवोल्यूशन के साथ मिल जाती है जब, तब बनती है फिर ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो हमने नेक्स्ट पढ़नी है, जिसमें मुख्य रूप से मैं आपको म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बताऊंगा। आप देख लीजिए स्क्रीन पर देख पा रहे हैं म्यूटेशन थ्योरी, और ये दी गई है ह्यूगो मैरी डी व्रीज। तो सिंपली हम ह्यूगो डी व्रीज के नाम से भी इन्हें जानते हैं।
ह्यूगो डेविस ने एक प्लांट पे काम करा था, दैट इज ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्रिमरोज। इस प्लांट को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करा कई जनरेशंस पर, है ना? और हर जनरेशन में उन्हें अलग तरह के प्लांट्स मिलते गए। पेरेंटल जनरेशन के प्लांट्स को ब्रीड कराया, नेक्स्ट जनरेशन में मेजॉरिटी प्लांट्स वर लाइक पेरेंट्स, थोड़े से प्लांट्स डिफरेंट थे, फिर इनका सेल्फ पॉलिनेशन करा, है ना? और सेल्फ पॉलिनेशन में इन्हें फिर वैरायटी मिलती गई। वो हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या थी म्यूटेशन थ्योरी, एंड इसके अलावा एविडेंसेस का भी जिक्र करेंगे, इवोल्यूशन को लेकर के क्या-क्या अलग-अलग एविडेंसेस, राइट? मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। हिम्मत बनाए रखिए, समय धीरे-धीरे बीत रहा है, नीट का एग्जाम जब होगा तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा, यस आई विल गेट द बेस्ट रैंक इन नीट एंड आई वांट अ टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज। डेली प्रैक्टिस पेपर्स को प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, मेंटर्स के कांस्टेंट संपर्क में रहिएगा। नमस्कार, बाय बाय।